एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। टोटल 5 यूनिट्स हैं आपकी केबीएस पेडागोजी में, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पांचों यूनिट्स में जो सबसे लेंथी यूनिट है वो ये वाली ही है आपकी, पर इनको पहले कंप्लीट करा लेंगे जिससे कि हमारी जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं या जितनी मेथड्स और अप्रोचेज हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की यूनिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब शिक्षण अधिगम की समझ। अब क्योंकि इसमें टीचिंग और लर्निंग दोनों की समझ के बारे में बात की गई है, तो इनके सब टॉपिक्स में टीचर का रोल क्या होता है, लर्नर का रोल क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के क्या क्या अप्रोचेज हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू लर्निंग या अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है, या किस किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, और कौन कौन से ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी अधिगम की प्रक्रिया को और ज़्यादा अच्छी और सुगम बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहले, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जितने भी मानव होते हैं, जो भी मनुष्य होते हैं, हम मनुष्यों की एक कॉमन चीज क्या होती है कि हम लोग किस तरीके के प्राणी हैं? लर्निंग क्रिएचर्स हैं। मतलब कि हम लोग जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इनफैक्ट आपने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी कि वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी उन्होंने बहुत सारी चीजें थी जो सीख ली थी। तो इसका मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है वो जितने भी मनुष्य होते हैं या मानव हैं, तो उनके गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग एक ऐसे प्राणी हैं जो कि जन्म से लेके मृत्यु तक सीखते रहते हैं। मतलब हम सब में एक कॉमन चीज क्या है? वो है लर्निंग। और ये ही के प्रोसेस है, मतलब कि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन भर हमारे जीवन में चलती रहती है। तो हम लोग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग का सीखना। तो हम क्या कर रहे हैं? किस यूनिट की बात कर रहे हैं? टीचिंग लर्निंग, शिक्षण और अधिगम की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक शिक्षक होने के नाते अगर हमको पता होगा बच्चे का सीखने का पैटर्न कैसे होता है या फिर बच्चा सीखता कैसे है, तो उस तरीके से हम उसको सिखा पाएंगे, उसकी अधिगम की प्रक्रिया को नॉर्मल बना पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको सिखा पाएंगे। एक नॉर्मल चीज क्या कही जाती है कि कोई भी बच्चा तब सीखना स्टार्ट करता है जब वो स्कूल जाना सीख स्टार्ट करता है। जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो वहां पे टीचर्स उसको बताते हैं, वहां पे उसको शिक्षा दी जाती है, तो वहां से उसकी अधिगम प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जन्म से ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी कक्षा में कोई अध्यापक है, वो बच्चों से एक पिक्चर दिखाता है, एक पिक्चर दिखा करके उनसे बोलता है या एक पोस्टर टाइप का दिखाता है। उस पोस्टर को दिखा करके कहता है सारे बच्चों से कि आप इस पोस्टर को देख करके आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो या फिर जो भी आपको समझ में आ रहा हो, आप एक कहानी लिखने की कोशिश करिए। अब हर एक बच्चा उस पोस्टर को दिखा करके अपनी अपनी तरह से कहानियां लिखेगा। मतलब कि टोटल क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की स्टोरीज अलग होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उस पोस्टर को वो देखेंगे तो उस पोस्टर की चीजों को, जब वो बचपन में थे, उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से या फिर अपने माता पिता से या फिर अपने सिबलिंग से कुछ ऐसी चीजें या कहानियां सुनी होंगी, स्टोरीज सुनी होंगी, या फिर कुछ चीजें अपने आसपास ऐसे होते हुए देखी होंगी। तो वो क्या करते हैं, अपने जो पहले का अनुभव होता है उस अनुभव से जोड़ करके इस पोस्टर से जो भी उनको समझ में आता है वो उसी हिसाब से लिख करके एक स्टोरी का निर्माण करते हैं। मतलब बच्चे ने पहले से बहुत कुछ सीखा हुआ है, उसके अपने खुद के स्कूल आने के पहले बहुत सारे अनुभव थे, जिन अनुभवों को लेकर के उसने विद्यालय में प्रवेश लिया है। मतलब साफ है कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, ना कि स्कूल में आने के बाद। तो जो सीखना है वो क्या है? एक की प्रोसेस है, किसका? ह्यूमन क्रिएचर्स का या ह्यूमन बींग्स का, जो कि पूरे जीवन भर चलती रहती है। मतलब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या फिर लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। ठीक है। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीखने की या फिर लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है। स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस बिहेवियर। इंसान का व्यवहार जो है वो हमेशा ही बदलता रहता है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट बदलते हैं, उसकी नीड्स बदलती हैं, और नीड्स और इंटरेस्ट के साथ साथ उसका बिहेवियर भी उससे अकॉर्डिंग होता जाता है, उसका व्यवहार भी बदलता रहता है। तो जो व्यवहार बदल रहा है, तो मतलब एक चीज में तो व्यवहार बदलता नहीं है, कई सारी चीजें होती हैं जिसमें व्यवहार बदलते रहते हैं लोगों के। तो उसको इस डेफिनेशन में स्पेक्ट्रम के नाम से बोला गया है। मतलब कि जब बहुत सारे बदलाव
बहुत सारे बदलाव होते हुए देखे जाते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में, या फिर कोई भी व्यवहार किसी का पर्टिकुलर रहा हो, लेकिन उसमें बदलाव होते होते बहुत सारे बदलाव आ गए हों, तो उन जो बदलावों का परिणाम है वो किसकी वजह से आया है? व्यवहार की वजह से आया है। तो जब व्यवहार में स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लर्निंग बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है? एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जो लर्निंग होती है, लर्निंग हम तब बोलेंगे जब व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मली किसी ने ड्रिंक किया हुआ है, या फिर किसी ने ड्रग्स लिया हुआ है, या फिर कोई होश में नहीं है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, और उसके अकॉर्डिंग कोई चीज कुछ कर रहा है, तो वो उसका बिहेवियर जो है वो स्थायी परिवर्तन नहीं है। जब तक उसके अंदर उस चीज का इफेक्ट है, ड्रग्स का या ड्रिंक वगैरह का इफेक्ट है, तब तक ही वो उस तरीके का व्यवहार कर रहा है, वो उसका स्थायी परिवर्तन नहीं है उसके व्यवहार में। मतलब कि हम कह सकते हैं जो लर्निंग है वो कहीं तभी जाएगी, मतलब सीखना तभी कहा जाएगा जब किसी के व्यवहार में एक कोई स्थायी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है आपकी, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब किसी के भी बिहेवियर में, जब किसी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अब यहाँ पे रिलेटिवली लिखा हुआ है, रिलेटिवली का मतलब क्या है? उसका बिहेवियर पहले कुछ था, बाद में कुछ अच्छी चीजें उसने सीखी, और उस सीखने के हिसाब से उसने अपने आप में कुछ बदलाव लाए, बदलाव लाने के बाद जो उसके बिहेवियर में या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ, मतलब कि उसने समझ लिया ये चीज सही है और इसको इसी हिसाब से करना चाहिए, मतलब एक तरीके से कॉन्शियस एफर्ट करके जब अपने व्यवहार में कोई व्यक्ति स्थायी परिवर्तन लेकर के आता है, तब हम क्या कहते हैं उसको? तब वो कहलाता है लर्निंग या फिर सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तब वो कहलाती है सीखने की प्रक्रिया। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आता है, वो किसकी वजह से होता है? अनुभवों की वजह से होता है। कई सारे अनुभवों का प्रोडक्ट होता है जिनकी वजह से स्थायी परिवर्तन होता है। अब जो भी परिवर्तन है वो ऐसे एट रैंडम नहीं हो जाते हैं, वो बहुत सारी कंडीशनिंग उसकी होते 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 उसको लगता है कि अच्छा ये चीज सही है, अब इस चीज को अपने व्यवहार में ढाल लेना चाहिए, या फिर हाँ ये चीज तो सही होती है, अब उसने मान लिया कि ये स्थायी परिवर्तन, मतलब कि कंफर्म हो गया ये चीज अच्छी है या फिर यह चीज बेटर है, अब इसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए, या फिर उनको एक्शन में ला करके वो स्थायी परिवर्तन कर लेता है अपने व्यवहार में। तब यही चीज क्या कहलाती है? ये कहलाता है हमारा सीखना या फिर लर्निंग। तो मतलब लर्निंग एक की प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट लाइफ चलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखने की प्रक्रिया चलती है। जब कोई अपने व्यवहार में बदलाव लाता है, कई सारा बदलाव लाता है, किस चीज के फलस्वरूप? कई सारे अनुभवों के फलस्वरूप, तो उसको क्या कहा जाता है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, या फिर नॉर्मली कह सकते हैं लर्निंग या सीखना कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लर्निंग के बारे में। अब जो ये सीखना, ये टीचिंग और लर्निंग, ये जब साथ में बात करें, मतलब कि शिक्षण अधिगम, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में ही आ रहा हो, या फिर कोई भी बच्चा अगर क्लास में बैठा हुआ है, टीचर सिखा रही है, उसको टीचिंग की प्रोसेस चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सीख रहा हो। उनमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक्टिव होकर के सीखने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसली बैठेंगे, ये नहीं कि किसी का दिमाग उधर चल रहा है, किसी का दिमाग इधर चल रहा है, और तब भी वो सीख सकेगा। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो जब एक्टिव होकर के की जाती है, मतलब टीचर भी मन लगा करके पढ़ा रहा है और जो बच्चे हैं वो भी मन लगा करके पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जब टीचर पढ़ाई जा रही है, बच्चे पैसिव होकर के बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर टीचर पढ़ाई जा रही है, बच्चे का ध्यान कहीं और लगा पड़ा है, तो वो क्या होगा? इंटरकनेक्टेड प्रोसेस नहीं होगी। मतलब टीचिंग लर्निंग इंटरकनेक्टेड प्रोसेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हर एक टीचर की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे के अंदर जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को प्राप्त करे, वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करके और अनुभव एकत्रित करे और चीजों को सीखे। ये लगभग हर टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से। अब दो अलग अलग टीचर है, दो अलग अलग टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चों से यही है कि उनकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उनके हिसाब से बच्चा सीखे, लेकिन दोनों की, मतलब अलग अलग टीचर हैं, उन दोनों की क्योंकि इंटरेस्ट अलग है, नीड अलग है, सोच अलग है, थॉट्स अलग है,
तो फिर उनका पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। अलग होने का मतलब है एक टीचर उसी चीज को पढ़ाने के लिए दूसरा अप्रोच अप्लाई करेगा और दूसरा टीचर उसी चीज को पढ़ाने के लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेगा। मतलब कि दोनों ही, जितने भी शिक्षक हो, जितने भी टीचर्स हो, वो अपने स्टूडेंट्स को, उनका गोल तो एक ही होता है। गोल जो है वो एक ही होता है कि बच्चा अपने मैक्सिमम, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करे। लेकिन उन दोनों ही टीचर्स की या सारे ही टीचर्स की जो पढ़ाने का तरीका होता है, उनकी अप्रोचेज अलग होती है, उनके मेथड्स अलग होते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग करके वो सेम चीज को पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन गोल जो है, लक्ष्य जो है, वो टीचर्स का सेम होता है। अब लक्ष्य में ये तो हो गया कि मैक्सिमम एक्सपीरियंस बच्चे गेन करें, लेकिन 3 डोमिनेंट गोल्स होते हैं जो कि हर टीचर चाहता है कि बच्चे के अंदर वो लाया जाए लर्निंग की प्रोसेस करवा के। जैसे कि सबसे पहला क्या गोल होता है टीचर का, कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जा सके, मतलब कि व्यवहारिक परिवर्तन किया जाए, एक स्थायी परिवर्तन लाया जाए। कोई बच्चा बहुत शैतान है, या फिर किसी चीज पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, या फिर गेम्स वगैरह में उसका मन नहीं लगता है, तो वो पूरी कोशिश करे कि उसके उस पर्टिकुलर व्यवहार में मॉडिफिकेशन किया जाए, परिवर्तन ला करके एक स्थायी परिवर्तन लाए। और ये याद रखिएगा, लर्निंग हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब कि बच्चा हमेशा सीखेगा तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लर्निंग कर्व्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन सीखना मतलब क्या हुआ कि बच्चा कुछ ना कुछ नया अचीव कर रहा है, अपने अंदर कुछ ना कुछ नया एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब पहले क्या हुआ, हर टीचर की कोशिश यही होती है कि बच्चे अपने व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा अच्छा और ऊंचा परिवर्तन ला सके। दूसरी कोशिश क्या होती है टीचर की, कि बच्चे अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा संज्ञानात्मक योग्यताओं को डेवलप करें, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा संज्ञानात्मक योग्यताएं जो है उनका विकास हो। तो ये दूसरा गोल होता है। तीसरा गोल क्या होता है, कि बच्चे के पहले तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस है, वो अपने कुछ ना कुछ अनुभव लेकर के आया हुआ है, लेकिन उन अनुभवों के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा और अनुभव और एक्सपीरियंस बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, या फिर उसकी रचना बच्चे के अंदर की जा सके। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सीखना क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की एक की प्रोसेस है। हर एक ह्यूमन बींग सीखता है, सीखने की प्रक्रिया हर ह्यूमन बींग्स में चलती है, क्योंकि हम एक लर्निंग क्रिएचर हैं। ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलती है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब लर्निंग होती है तो लर्निंग में स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस होते हैं, कई सारे बदलाव होते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में। ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तभी उसको लर्निंग कहा जाएगा। और जो ये स्थायी परिवर्तन होता है वो किसके फलस्वरूप होता है, कई सारे अनुभवों के प्रोडक्ट के कारण ही बच्चे में स्थायी परिवर्तन संभव है या पॉसिबल है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरकनेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हर एक टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका जो भी उनके पास बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अनुभव संग्रहित करें या ज्यादा से ज्यादा अनुभव गेन करें। ठीक है, हर एक टीचर का गोल होता है कि वो 3 चीजें हैं वो बच्चे में मॉडिफाई करे। पहला, उसके अंदर बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करे, उसके व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आए, उसके अंदर संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करे, और तीसरा कि उसके अंदर उसके पूर्व अनुभवों को ही ढाल बनाकर के, पूर्व अनुभवों के साथ साथ लेकर के उसके अंदर और ज्यादा अनुभवों को कंस्ट्रक्ट करे। तो ये गोल होता है। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे, ये सारे गोल पाए कैसे के जा सकते हैं, जब हर एक टीचर अलग अलग जगहों पर जैसी जरूरत होगी बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके, अप्रोच मेथड्स चेंज कर करके उनको सिखाएगा। तो जो लर्निंग की प्रोसेस है ये सिर्फ स्कूल में नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलती है। बच्चा जन्म से ही सीखना स्टार्ट करता है, चाहे स्कूल में हो चाहे ना हो, नेचुरली भी बच्चा सीखता है और एक्वायर करके भी सीखता है। ठीक है, अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं सीखने के या फिर लर्निंग के। सीखने के फीचर्स कौन कौन से हैं, फीचर्स ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्सपीरियंस। जब हम सीखते हैं तो सीखना सीखना ये ऐसे ही तो पॉसिबल नहीं है। सीखने के लिए कई सारे अनुभव लिए जाते हैं, कई सारे एक्सपीरियंस के बाद ही बच्चा सीख पाता है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को रीडिंग सीखनी है, तो रीडिंग सीखने के लिए उसको रीडिंग नहीं आती, उसने बुक उठाई और बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, तो बुक से पढ़ने लगेगा तो उसको पहली बार में सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसको जब वो लगातार पढ़ने लगेगा, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है या फिर कोई चैप्टर है वो आपने स्टार्ट किया पढ़ना, अब उस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद
थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया। जब उसी चीज को आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद वो चीज आपको थोड़ी और ज्यादा समझ में आएगी, और उस चीज का जब आप टेस्ट लेकर के देखोगे या फिर उसको लिख करके देखोगे, तब वो चीज बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाती है। इसका मतलब कि सेम चीज को जब कई बार एक्सपीरियंस किया गया, तो कई बार एक्सपीरियंस करने के बाद ही जो सीखने की प्रक्रिया है वो संभव हो सकी, उसके बाद ही लर्निंग पॉसिबल हो सकी। मतलब कि जो लर्निंग होती है वो कई सारे एक्सपीरियंसेस का आउटकम होती है। जब कई सारे एक्सपीरियंस इंसान अनुभव लेता है उस चीज को सीखने के लिए, तो उसके बाद ही वो चीज जाकर के परमानेंट होती है और स्थायी रूप से दिमाग में, हमारी मेमोरी में, स्मृति में जाकर के सेव होती है। ठीक है। अब कई सारे अनुभवों की वजह से जो चीज हमने सीखी है वो क्या होगा, हमारे अंदर उसका एक परमानेंट चेंज आएगा। मतलब कि जो अब बदलाव होगा वो स्थायित्व होगा, परमानेंट होगा। परमानेंट का मतलब आपने उस चैप्टर को कई बार पढ़ा, तो उस चीज का अनुभव आपने कई बार कर लिया, आपके दिमाग में उस चीज का कई बार अनुभव हो गया, तब वो क्या हुआ, आपके दिमाग में सेट हो गई। अब जब भी वो चीज आपसे पूछी जाएगी तो वो आप उसको तुरंत बता लोगे। मतलब कि वो सीखा जो आपने वो ऐसे नहीं था कि इधर उधर से सुन लिया था तुरंत बता दिया, दोबारा आपको कुछ टाइम बाद पूछा जाए तो आप उसको भूल गए। जब आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपने उसको लिख करके देखा, तो आपके माइंड में उस चीज का जो भी आपने सीखी थी उसका एक परमानेंट सेटअप हो गया आपकी मेमोरी में। अब आपसे जब भी उस चीज को पूछा जाएगा आप तुरंत उसको बता सकते हो। मतलब कई सारे अनुभवों के फलस्वरूप एक जब परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, तो वो क्या है, लर्निंग है, वो लर्निंग का फीचर है। मतलब कि आप कई सारे अनुभव लोगे तभी सीख सकते हो। जब आपके अनुभव लेने से एक स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो चीज आपने सीखी हुई है। या फिर जो सीखना है वो कई सारी चीजों का साइकोलॉजिकल इवेंट होता है। मतलब कि हम कब कहेंगे कि कोई चीज हमने सीखी है, मान लो किसी भी बच्चे को हमको नए वर्ड्स सिखाने हैं और पता करना है उस बच्चे ने कितना सीखा। तो नॉर्मली आपने सिखाया, सिखाने के बाद आपने पूछा कि कौन कौन से वर्ड बताए गए थे, तो हो सकता है वो वर्ड उसने पहले से सुन के रखा हो इसलिए भी आपको बता दिया हो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने वो सारी चीज प्रॉपर सीखी है जब अभी सिखाया गया है। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले क्या होता है, प्री टेस्ट लिया जाता है। प्री टेस्ट लेने का मतलब क्या है कि हमको जो चीज सिखानी है उससे रिलेटेड पहले ही बच्चे से सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जिससे कि हमको पता चल जाए कि सिखाने के पहले बच्चे को कितने वर्ड्स आते थे। ठीक है। तो एक प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लेने के बाद क्या करेंगे, बच्चे को एक डेफिनेट टाइम देंगे कि 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में, बच्चे को डेफिनेट टाइम देंगे कि 15-20 मिनट में जितना भी टाइम है उतनी देर में ये 20 वर्ड जो है वो याद करके सुनाओ। तो इस सीक्वेंस में पहला हुआ कि प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट में किया कि उस सिखाने के पहले बच्चे को कितना आता था, प्री टेस्ट के बाद डेफिनेट टाइम दिया कि 15-20 मिनट में ये 20 वर्ड्स याद करके सुनाओ। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या हुआ, अब प्रोसेसिंग चल रही है, बच्चा उस चीज को बार 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 याद कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, याद कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। तो प्रोसेसिंग चलेगी उसके बारे दिमाग में उसी चीज को लेकर के बार बार। प्रोसेसिंग चलने के बाद चौथी स्टेप में जाकर के उससे जब पूछा जाएगा कि ये चीज याद हुई कि नहीं याद हुई, तो वो आपको उस टाइम पे सुना देगा। ठीक। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, इस 15-20 मिनट का जो हमने टाइम दिया था उसमें उसने मान लो 20 जो 15 वर्ड्स थे उसको पढ़ लिया, मतलब 15 वर्ड्स जो है वो उसको याद हो गए। ठीक। अब पांचवा स्टेप क्या आएगा, हम उससे उसी चीज को 10 दिन बाद पूछेंगे। 10 दिन बाद पूछने के बाद उसमें से उसको सिर्फ 10 वर्ड ही ऐसे थे जो कि याद रह गए हैं। मतलब कि ये जो 10 वर्ड है ये ही लर्निंग हुई। बाकी के उस टाइम पे जो उसने बाकी के ये 5 वर्ड सुनाए थे वो स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ था। मतलब उसको उसके कॉन्शियस में वो चीज जाकर के स्टेब्लिश नहीं हुई थी, अनकॉन्शियसली उसने उस चीज को अच्छे से स्मृति में नहीं सेव किया था, इसीलिए वो बाकी के 5 वर्ड बाद में नहीं बता पाया। लेकिन वो जो 10 वर्ड थे वो 10 दिन बाद पूछने भी पे भी उसने बता दिया। मतलब कि उसने लर्निंग की प्रोसेस की। मतलब कि वो 10 वर्ड जो है केवल उसी को कहा जाएगा कि बच्चे ने सीखा। तो रिकॉल में आपको जितना याद रह जाता है, कई सारे टाइम के बाद, कई टाइम के बाद, काफी टाइम के बाद जब आपको जितनी चीजें याद रह जाती हैं, तो वो याद रह जाने वाली चीज ही क्या होती है, सीखने में आती है। मतलब लर्निंग सिर्फ उसी उतनी चीज की हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो एक साइकोलॉजिकल इवेंट है कई सारे सीक्वेंस का। इन सीक्वेंसेस से होते हुए जो फाइनल रिजल्ट आता है और याद रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं।
इसके अलावा यहीं से होकर के एक 6 स्टेप आप ले लीजिए कि अब यहाँ से जिसने भी ये टेस्ट बनाया था उसने एक अनुमान लगाया कि हाँ, अगर बच्चे को 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन वर्ड्स याद करने के लिए दिए जाएं तो फाइनली उसको 10 वर्ड याद रह जाते हैं, अगर 10-20 मिनट के लिए उसको दिया जाए याद करने के लिए। तो मतलब कि जो लर्निंग है उसको इन्फर किया जा सकता है, मतलब कि हम अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि इतनी देर में इतनी लर्निंग हो सकती है या फिर इतनी देर में बच्चा इस चीज को सीख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो इन्फर्ड प्रोसेस है, मतलब कि पता लगाया जा सकता है कि बच्चे ने कितना याद किया। अब याद रखिएगा कि लर्निंग और परफॉर्मेंस इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है? मान लो एक बच्ची है 2nd क्लास की, उसने कोई पोयम याद किया, पोयम को एक बार पढ़ा, मान लीजिए पहली बार टीचर ने क्लास में पोयम पढ़ाई, दूसरी बार उसने खुद रीड की, तीसरी बार रिवाइज किया और चौथी बार में उसने अपनी मैम को वो पोयम सुना दी। अब 5-6 दिन बाद जब मैम ने पूछा तो उस पोयम को उस बच्ची ने सुनाया, मतलब कि उसको याद थी। तो मतलब जो उसने सुनाया वो परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो टीचर ने इन्फर किया, अनुमान लगा लिया कि इतने दिन में ये बच्चा इस पोयम को याद कर सकता है, तो मतलब या फिर इस एज के बच्चे के द्वारा इस इतने लाइन की पोयम याद की जा सकती है। तो टीचर ने क्या किया? इन्फर किया, अनुमान लगाया कि हाँ, इतने एज में इतने लाइन की पोएम्स बच्चे के द्वारा याद की जा सकती है। मतलब सीखना एक इन्फर्ड प्रोसेस है। हम पर्टिकुलर उम्र में बच्चा कितना सीख सकता है इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चा अगर प्रतिभाशाली या फिर स्पेशल चाइल्ड ना हो तो। ठीक है, तो ये क्या थे? कुछ फीचर्स थे लर्निंग के जिसको हमने देखा। अब देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्निंग की, सीखने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन भर चलती है। दूसरा क्या है? जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो गोल डायरेक्टेड होता है। गोल डायरेक्टेड मतलब हमने अगर किताब उठाई है तो किताब उठाने के बाद हमको पता है कि ये वाला चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, मतलब कि लर्निंग हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। कोई ना कोई आप लक्ष्य निर्धारित करोगे, उस लक्ष्य के डायरेक्शन में जब आगे बढ़ोगे तभी आप उस चीज को सक्सेसफुली याद कर पाओगे या फिर उसको सीख पाओगे। तो इसका मतलब जो सीखना है वो गोल डायरेक्टेड होता है, लक्ष्य उन्मुखी होता है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। इंटेंशनल होता है, एक ही क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अभी मान लीजिए इसी वीडियो को 20 बच्चे देख रहे हैं, 20 बच्चे में से कोई 5-6 बच्चे ही ऐसे हैं जो कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है उस सबको वो सीख पाएंगे। इसका मतलब क्या है? जब तक खुद से इंटेंशन नहीं होगा सीखने का, जब तक बच्चा कॉन्शियस होकर के एक्टिव होकर के बैठेगा नहीं सीखने के लिए, तब तक वो उस चीज को सीख नहीं सकता है। हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते किसी का दिमाग कहीं और लगा है, किसी ने स्लाइड करके दूसरा टैब खोल लिया, तो फिर वो क्या है? कॉन्शियस नहीं है, एक्टिव होकर के नहीं सीख रहा है, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा या नहीं सीख पाएगा। मतलब कि इंटेंशनल प्रोसेस होती है सीखना। अगर इंटेंशन के साथ कोई चीज सीखने की कोशिश की जाएगी तभी उस चीज को सीखा जा सकता है। एक्टिव प्रोसेस होती है, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिवली आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। जो सीखना होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। एक क्लास में मान लीजिए कोई टीचर 2 बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, दोनों ही बच्चे जो टीचर पढ़ा रही है उसको सुनेंगे, लेकिन दोनों में से किसी ने थोड़ा बहुत समझा होगा, किसी ने ज्यादा समझा होगा, या फिर किसी ने बहुत जितनी भी चीजें बताई गई उन सबको सब समझ लिया होगा और किसी ने उसका 1% भी नहीं समझा होगा। मतलब कि सीखना जो है इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जरूरी नहीं है कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है उससे जितना मैंने सीखा उतना आप भी सीखेंगे। आप जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिलेट करते हुए सीखते हैं। तो इस वजह से ये इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस है, मतलब कि हर एक व्यक्ति अलग अलग अपने हिसाब से सीखता है। ठीक है, जो सीखना होता है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन के फलस्वरूप ही बच्चा सीख सकता है। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही, जब इन दोनों की अंतः क्रिया होती है तभी बच्चा सीख सकता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा है वो दौड़ना सीखना चाह रहा है, अभी वो मान लीजिए 6 ही महीने का है, तो वो दौड़ना नहीं सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं आएगी बायोलॉजिकली, अभी वो इतना, उसकी मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो खड़ा भी हो सके या फिर चल भी सके। तो दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, तो हम उसको कितनी भी स्किल्स सिखा दें इन्वायरमेंट से,
या फिर उसको हम कितनी भी चीजें सिखाते चले जाएं दौड़ने के लिए, वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी के अनुसार, मैचुरेशन के हिसाब से, परिपक्वता के आधार पर अभी उसकी जो मांसपेशियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि चल सके। तो इस वजह से जो लर्निंग है वो किसका आउटकम होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का, मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रिया का। जो सीखना है वो ट्रांसफरेबल है। मैंने ये सारी चीजें सीखी थी, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो सीखा हुआ है, तो अब मैं ये आपको सिखा रही हूँ। मतलब कि मैं एक चीज सीख करके इसको ट्रांसफर कर रही हूँ आपके पास। मतलब कि क्या कह सकते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया है वो ट्रांसफरेबल है, सीखने के बाद दूसरों को सिखाई जा सकती है। तो ये थे फीचर्स और ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग की। अब एक दो पॉइंट और है लर्निंग के, उनको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक एक थ्योरीज लेकर के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं। मतलब कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से लर्निंग जो है वो और ज्यादा अच्छी हो सकती है, या फिर जो सीखना है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है, या फिर हम पॉजिटिवली सीख सकते हैं, प्रोग्रेसिवली सीख सकते हैं, और कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे कि जो कुछ भी सीखा हुआ है वो रिग्रेशन में चला जाता है, मतलब कि नेगेटिव में चला जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है जो कि सीखने को प्रभावित करता है? वो है लर्निंग एंड मैचुरेशन, मतलब कि सीखना और परिपक्वता। ये दोनों चीज, ये आपको मैंने जो विकास का चैप्टर पढ़ाया था, डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी मैचुरेशन और लर्निंग की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिसमें कि है आपका जो लर्निंग होता है, सीखना होता है, वो प्रोडक्ट होता है सीखने का और मैचुरेशन का। वही सेम चीज जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, कि मान लीजिए कोई बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का या 6 महीने का है, और हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो दौड़ करके मतलब दौड़ना सीख जाए, तो वो हम बाहर से उसको कितनी भी स्किल्स सिखा दे कि इन इन तरीकों से दौड़ना सीख सकते हो, या फिर इस तरीके से पैर आगे बढ़ाओ, इस तरीके से करो तो फिर तुमको दौड़ना आ जाएगा, उस बच्चे को कितना भी सिखा ले, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्वता नहीं आई बायोलॉजिकली, अभी वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, उसकी मसल्स में इतनी मजबूती नहीं आई, अब उसका इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है बॉडी और लेग्स का, जिससे कि वो चलना भी सीख सके, तो फिर वो दौड़ना कहाँ से सीखेगा? मतलब कि मैचुरेशन जब तक किसी में नहीं आती है तब तक हम लर्निंग नहीं करा सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जिनके अंदर परिपक्वता आ जाती है, उनका शरीर पूरी तरीके से डेवलप होता है, उसके बावजूद वो लर्निंग नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद वो नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सीखने की तत्परता नहीं होती है। मतलब कि दूसरा फैक्टर क्या है? पहला तो सीखने के लिए परिपक्वता होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है किसी के अंदर परिपक्वता आ गई हो तो फिर वो सीख भी सकता है। क्योंकि अगर उसके अंदर सीखने की तत्परता ही नहीं है, रेडीनेस ही नहीं है किसी चीज को सीखने की, तो वो कहाँ से सीखेगा? मतलब कि जो दूसरा फैक्टर है जो सीखने को प्रभावित करता है, वो है रेडीनेस टू लर्न, किसी भी चीज को सीखने की तत्परता। जब किसी भी व्यक्ति में सीखने की तत्परता आ जाएगी, या फिर किसी भी बच्चे में सीखने की तत्परता होगी, तभी वो उस चीज को सीख पाएगा। मान लीजिए क्लास में आप बैठे हुए हैं, किसी चैप्टर को आप कितनी भी अच्छी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, कितने भी अच्छे मेथड से पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है, हो सकता है इमोशनली वो डिस्टर्ब हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है उसको भूख लगी हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स हो उसको, कुछ ऐसी कुछ भी रीजन हो सकता है जिनकी वजह से वो सीखने के लिए तत्पर ही ना हो। इस वजह से टीचर को चाहिए कि उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मेंटल डेवलपमेंट की, और दूसरी इमोशनल डेवलपमेंट की। बच्चों की इमोशंस की भी समझ होनी चाहिए, और सिखाने की और पढ़ाने की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें साथ में चलती हैं। अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है तो कितने भी आप अच्छे मेथड और अप्रोचेस लगा लो, वो सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है तो वो सीखेगा ही नहीं। मतलब कि जो प्रभावित करने का एक और कारक है वो क्या है? रेडीनेस टू लर्न। तीसरा है लर्निंग एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि सीखना किस पर आधारित होता है? इन्वायरमेंट पर भी आधारित होता है। क्यों? अगर बच्चे को कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कि अनुकूल कक्षा में उसको जो जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 की 40 बच्चे, कमरा बहुत छोटा है, बहुत एक ही सीट पे 3 3 4 4 बच्चे को बिठा करके रखा है, ना कहीं से वेंटिलेशन आ रहा है, ना जो दीवार है क्लास की उन पे ना पोस्टर्स लगे हुए हैं, ना ऐसे अट्रैक्टिव डिजाइन है जिनको देख करके बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगे, वो उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करे। तो फिर जब हम उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, अनुकूल पर्यावरण नहीं दे रहे हैं सीखने का, तब भी वो नहीं सीख सकता है। इस वजह से सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा
जो है उस बच्चे को अनुकूल वातावरण दिया जाए सीखने के लिए। अगर मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, कमरा बहुत बड़ा है, चारों तरफ से हवा आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है, क्लास में बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगे हुए हैं, टीचर ने बहुत सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं चीज़ों को समझाने के लिए, तो बच्चे के अंदर खुद क्यूरियोसिटी आएगी कि आज मैम क्या पढ़ाने जा रही है, फिर आज मैम हमको क्या बताएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपके पास बच्चे को सिखाने के लिए तत्पर कैसे करें, उनकी इमोशनल चीज़ों को कैसे समझें, उनको किस तरीके से अनुकूलता प्रदान करें कि वो खुद आकर के चीज़ों को पूछे कि मैम ये क्या है, दिस इज व्हाट, एंड सर ये क्या है, इस तरीके से। तभी आप फर्स्ट टू 8 तक के बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सकते हो। तो लर्निंग और इन्वायरमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सीखने के लिए। लास्ट वन इज लर्निंग एंड मोटिवेशन। इन दोनों में क्या है, अगर बच्चे सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, मतलब कि बच्चा अगर अंदर से ही नहीं चाह रहा है सीखने के लिए, तो आप कितना भी अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश कर लो, सीख नहीं सकता है बच्चा। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, आंतरिक। आंतरिक में क्या होता है, आपने बच्चे को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे दिया, अनुकूल वातावरण दे दिया बच्चे को। अब क्या होगा, उस वातावरण में वो खुद से सीखना चाहेगा, उसके अंदर खुद से क्यूरियोसिटी आएगी, खुद से इंटरेस्ट आएगा, ओह ये क्या चीज़ है, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये क्या चीज़ है, वो खुद से समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके अंदर अंदर से वो इंटरनली मोटिवेट हो रहा है उस चीज़ को सीखने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, क्लास में आपने ना कोई मटेरियल रखा हुआ है समझाने के लिए, ना कोई ऐसी कॉन्क्रीट मूर्त सॉरी हाँ मूर्त चीज़ें रखी हुई हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, आप बोर्ड पे लिखते जा रहे हो, कुछ समझा नहीं रहे हो बच्चे को, कुछ दिखा नहीं रहे हो बच्चे को, तो छोटा बच्चा समझने की कोशिश करेगा ही नहीं। मतलब कि वो बस केवल इस डर से कि कहीं मम्मी से डांटना पड़ जाए, कहीं ग्रेड खराब होने पर पेरेंट्स कुछ ना कहें, वो सिर्फ ये जो बाहरी उसका मोटिवेशन है कि पेरेंट्स डांटेंगे या फिर पेरेंट्स गिफ्ट दे देंगे, इस वजह से मुझे पढ़ना है, तो ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो बच्चे को कोशिश करनी चाहिए इस तरीके का माहौल बना के रखो कि बच्चा इंटरनली मोटिवेट हो चीज़ों को सीखने के लिए। तो लर्निंग और मोटिवेशंस ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, बच्चे सीखते कैसे हैं। अभी तक हम कहते हैं बच्चे सीखने के कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे बच्चा सीखता है। सबसे पहले इमिटेशन। शुरुआत बच्चे की सीखने की इमिटेशन से ही होती है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हम इमिटेशन को लर्निंग तभी कहेंगे, या फिर इमिटेशन को हम सीखना तभी कहेंगे जब तक बच्चे के अंदर इमिटेट करके कोई स्थायी परिवर्तन ना आ जाए, उसके व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन ना आ जाए। जब तक किसी बच्चे के अंदर इमिटेशन करके या दूसरों को कॉपी करके एक उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आ जाता, तब तक उसको हम लर्निंग या सीखना नहीं बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इमिटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को देख करके उनके जो भी एक्शंस हैं या फिर उनकी जो भी चीजें हैं उनको कॉपी करना, या फिर जैसे वो कर रहे हैं उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना। ठीक, ये होता है इमिटेशन, अनुकरण। इसके अलावा बच्चा ऐसे ही किसी का अनुकरण नहीं करने लगता कि हर किसी का अनुकरण कर रहा है। बच्चे का अपने पेरेंट्स में या फैमिली में जिससे इंटरेस्ट होता है या जिनसे वो अटैच होता है उनकी ही चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी व्यक्ति की अगर कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, उसको पसंद आ रहा है, तब वो उसको इमिटेट करना स्टार्ट करता है। तो ये किस में आता है, इमिटेशन में आता है। मतलब कि इमिटेशन बच्चा या तो कॉन्शियसली सोचता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं या फिर ऐसा है मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तो वो क्या आएगा, अनुकरण में आएगा। अनुकरण जरूरी नहीं है कि फैमिली को या फिर जो डायरेक्ट कोई हो उन्हीं को देख करके उन्हीं का बच्चा अनुकरण करे। कभी कभी जो हमारे हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जो जो लोग हैं, जैसे महाराणा प्रताप वगैरह हैं, उनको सुन, उनकी कहानियां वगैरह सुन करके बच्चा उनकी बातें सुन करके उनके जैसा बनने की कोशिश करे, तो वो भी इमिटेशन में ही आएगा। और सिर्फ सुन करके नहीं, जब सुनने के बाद और उसको करने की भी कोशिश करे, अपने व्यवहार में उसका स्थायी परिवर्तन कर ले, तब उसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है,
दूसरी चीज जैसे कि श्री कृष्ण है, श्री राम है, मीराबाई है, सूरदास है, कबीर दास है, या फिर महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी है, इन सबको देख करके, इन सब की स्टोरी सुन के जब वैसा बच्चा बनने की कोशिश करे तब उसको इमिटेशन करें कहेंगे। और जब वैसा ही बन जाए या फिर अपने उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन करके ले आए स्थायी रूप से, तब उसको इमिटेशन ऑफ लर्निंग बोलेंगे। मतलब इमिटेशन तो किया लेकिन उसने, लेकिन उसको सीखा भी। ठीक, तो ये था इमिटेशन। एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, 4 तरीके की इमिटेशन होती है। इमिटेशन इफेक्ट आप कह सकते हो, इमिटेशन इफेक्ट बोल सकते हैं। अनुकरण का प्रभाव, पहला मॉडलिंग, मतलब कि किसी को देख करके जो भी उनके एक्शन है उनको कॉपी करना या रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करना। दूसरा क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी आप दो ले लीजिए, ए और बी। इनहिबिटरी इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा किसी का अनुकरण कर रहा था, अब जिसका अनुकरण कर रहा था उसको उस एक्शन के लिए कोई पनिशमेंट दे दी गई, तो बच्चा अब समझ जाएगा कि इसको इस चीज के लिए डांट पड़ रही है या पनिशमेंट मिल रही है उसको, तो मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो उस चीज को इमिटेट करना बंद कर देगा। तो इसी को बोलते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। एक और होता है डी इनहिबिटरी इफेक्ट, डी इनहिबिटरी इफेक्ट, जिसमें कि बच्चा देखता है कि जिसको भी वो इमिटेट कर रहा था उसको इमिटेट, उस पर्टिकुलर एक्शन को इमिटेट करने की वजह से उसको उसके लिए रिवार्ड मिल रहा है, या फिर उसको किसी चीज के लिए उसको तारीफें की जा रही है, उसको बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, तो उस चीज को वो कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यू कर देता है इमिटेट करना कि हाँ ये तो सच में बहुत अच्छा है, या फिर उसकी वजह से उसको तारीफ मिलने लगती है तो उस चीज को कंटिन्यू करने लगता है उस काम को करने के लिए। तो ये होता है डी इनहिबिटरी इफेक्ट। अब ये आपका एक और होता है तीसरा इफेक्ट, एलिसिट इफेक्ट। एलिसिट इफेक्ट, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मली कहीं ऑडियंस में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कोई एक ताली बजा रहा है, तो बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक जो उधर 4-5 लोग होते हैं हमारे अनकॉन्शियसली हम भी ताली बजाने लगते हैं, या फिर आसपास 4-5 लोग और ताली बजाने लगते हैं। मतलब कि हम कोई चीज बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली किसी को इमिटेट करने लग जाए, तो वो क्या होता है, एलिसिट इफेक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इमिटेशन में ही आता है। इमिटेशन के इफेक्ट्स हैं मॉडलिंग इफेक्ट, किसी को इमिटेट करके उसके जो एक्शन है उनको रिप्रोड्यूस करना या कॉपी करना। इनहिबिटरी इफेक्ट, जिस इंसान की वो कॉपी कर रहा था उसको उस एक्शन के लिए अगर पनिशमेंट मिल गई तो अब वो समझेगा ये चीज गलत है, वो करना बंद कर देगा। डी इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है, किसी को उसके एक्शन के लिए रिवॉर्ड मिल गया या फिर तारीफ सम्मान मिलने लगा, तो बच्चा सोचेगा हाँ मुझे इनका इमिटेशन करना चाहिए, तो वो लगातार करता रहेगा, कॉपी करेगा उनको। इलिसिट इफेक्ट में क्या होता है, अनकॉन्शियसली हम बिना जाने बिना समझे वो चीज को रिपीट करने लगते हैं किसी के एक्शन को, तो उसको बोलते हैं इलिसिट इफेक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा तरीका है जिससे बच्चे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। इमिटेशन की ही तरह ऑब्जर्वेशन भी होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को देख करके उनको कॉपी करना या फिर वो जो एक्शन कर रहे हैं उसको एज इट इज देख करके रिप्रोड्यूस करना। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है, वो पढ़ा रही है, पढ़ाने का कोई तरीका है वो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अगला उसको कोई भी टॉपिक समझना होगा तो वो सोचेगा मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज टीचर की उसको पसंद आई, वो उसको ऑब्जर्व करेगा, या फिर पर्टिकुलर चीज पसंद आई तो वो सोचेगा कि मैं भी इन चीजों को इस तरीके से सीख करके और इसको भी ऐसे ही करूंगा। वो ये नहीं देख रहा है टीचर ने क्या पहना हुआ है, टीचर की कौन सी गाड़ी के साथ टीचर आ रही है, कौन सी कार लेकर के आ रही है, तो ये सारी चीजें वो नोटिस नहीं कर रहा है। मतलब बाकी सारी चीजें उसके लिए किसी काम की नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज उसको पसंद आई है तो उसी हिसाब से वो बिहेव करने लगेगा, अवलोकन करेगा। जैसे कि मान लो किसी टीचर की राइटिंग किसी बच्चे को पसंद आई, अब वो क्या करेगा, देखेगा किस तरीके से मैम पेन पकड़ती हैं, या फिर किस तरीके से मैम उंगलियों का यूज करके उसको लिख रही हैं, तो इन सब चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, जिससे कि वो खुद भी वैसे ही लिख सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, कॉपी नहीं कर रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है उस चीज को सीख करके वैसा करने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारी चीजों को वो नजरअंदाज कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब ये होता है अवलोकन करना, किसी पर्टिकुलर चीज को देख करके उस हिसाब से बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ उन्हीं के एक एक पॉइंट पर
ध्यान देना कि इसको कैसे करना चाहिए, कैसे करके उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। एक चीज और है ऑब्जर्वेशन में कि ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशनल थ्योरी या फिर मॉडलिंग थ्योरी, विकैरियस लर्निंग, ये या फिर सोशल लर्निंग, ये सारी चीजें इसको बोली जाती हैं। इसके अलावा ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये किसने दी थी, बैंडूरा ने दी थी। इसमें 4 स्टेप्स हैं, उनको आगे चल के हम पढ़ेंगे, आप बस स्टेप्स अभी याद कर लो। 4 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। अटेंशन, ध्यान देना, रिटेंशन, धारण करना, मतलब जो भी उसने सीखा है उसको अपनी मेमोरी में सेव करना, मेमोरी में सेव करना, मेमोरी में सेव करने के बाद उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना या फिर उसको कोशिश करना वैसे ही करने की, रिप्रोड्यूस करना। और लास्ट वन, मोटिवेशन, अगर वो मोटिवेटेड रहेगा तभी उस चीज को लगातार करता रहेगा या फिर कर पाएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग देखी मतलब ध्यान दिया, उस चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। रिटेंशन, उसने एक एक पॉइंट नोटिस किया कि इन्होंने इस तरीके से उंगली पकड़ा था, इस तरीके से फिंगर्स उनकी थी, इस तरीके से उन्होंने पेन पकड़ा हुआ था, तो मतलब वो स्मृति में सेव कर रहा है, एक विजुअल इमेज बना रहा है कि किस तरीके से वो उस काम को कर रहे हैं। तो रिटेंशन मतलब मेमोरी में सेव किया। रिप्रोड्यूस, जैसे जैसे उसने अपनी विजुअल इमेज बनाई थी कि ऐसे ऐसे किया जा रहा था, वैसे वो खुद से एक्शन में ला करके उस चीज को करने की कोशिश करेगा। तो रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन हुआ। मोटिवेशन, अगर उसको वैसी ही राइटिंग पसंद आती रहेगी तो वो दोबारा कोशिश करेगा उस चीज को लिखने की, या फिर अगर कल को उसको दूसरी राइटिंग पसंद आ गई, किसी और की राइटिंग पसंद आ गई, तो वो उनकी तरीके से लिखने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। मतलब वो चीज परमानेंट नहीं हुई, वो उस राइटिंग को लेकर मोटिवेटेड नहीं रहा, अब उस चीज से डिमोटिवेट हो गया तो उसको बंद कर दिया करना। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग तभी पॉसिबल है जबकि इन चारों की प्रोसेस लगातार होती रहे और वो उसके बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन लेकर के आ जाए। तो ये क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बैंडूरा की लर्निंग है जो कि सोशल लर्निंग। नेक्स्ट है आपका ट्रायल एंड एरर। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपकी ईएल थॉर्नडाइक, इनकी भी जो थ्योरी है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रायल एंड एरर का मतलब है अगर कोई बच्चा बाइसिकल सीखना चाहता है तो बाइसिकल सीखने के लिए वो कई बार चलाता है, गिरता है, उठता है, फिर सीखता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है। पहले वो थोड़ा नॉर्मली चला लेता था, बाद में उसने और एक्सपीरियंस किया और अनुभव करके उसने और अच्छे से चलाना सीखा, तो फाइनली जाकर के उसको सीखना मतलब साइकिल चलाना आ गया। मतलब बहुत सारी ट्रायल करने के बाद, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद, बहुत सारी गलतियां होने के बाद फाइनली उसने उस चीज को सीख लिया। मतलब कि ट्रायल एंड एरर के द्वारा भी बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है, इसमें हम किसको पढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर में ईएल थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। फिर है पार्टिसिपेशन या डूइंग, जो कि हमारे पियाजे साहब बोलते हैं। पियाजे क्या बोलते हैं, जेम्स पियाजे, वो कहते हैं कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग अगर करेंगे तभी सीखेंगे, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, खुद से कर करके देखेंगे, पार्टिसिपेट करके सीखेंगे, तभी वो चीजों को सीख पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन या डूइंग का मतलब होता है जब बच्चा खुद से करके सीखता है, खुद से करके सीखने की कोशिश करता है, तब वो होता है लर्निंग बाय डूइंग या फिर पार्टिसिपेशन, लर्निंग बाय पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है डिस्कवरी या इंक्वायरी। इंक्वायरी करना मतलब कि इसके कई सारे प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। ठीक है, तो कई सारी प्रिंसिपल्स हैं। डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मतलब कि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी को करने के बाद उसने लॉजिकल थिंकिंग की कि इसको इस तरीके से किया जाएगा तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, और उसने इंक्वायरी की। नोन टू अननोन का मतलब क्या हुआ, जो चीजें वो जानता था उन सारी थ्योरीज के बेसिस पे जो नई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मतलब नोन टू अननोन बढ़ रहा है। तो ये सारे कुछ सिद्धांत है जिसके थ्रू डिस्कवरी लर्निंग या फिर इंक्वायरी लर्निंग की जाती है। इसमें भी आपके 3-4 स्टेप्स हैं, उनको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अच्छे से वन बाय वन करके सारी भी थ्योरीज वगैरह सब हम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मान लीजिए किसी टीचर ने क्या किया, बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब उन्होंने क्या किया, 4-5 तरीके के ट्राइंगल बना करके बच्चे को दे दिए और कहा कि इसको देख करके बताओ कि ये कितने टाइप के ट्राइंगल बन सकते हैं इनसे।
अब हर बच्चा अपनी अपनी कॉपी में अलग अलग तरीके से लिख के आया। कुछ ने कहा कि इनकी सारी जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं, इनके जो सारे साइड्स हैं वो अलग अलग हाइट के या अलग अलग सेंटीमीटर्स के हैं। इनमें दो थी जिनकी हाइट सेम थी, एक थी या फिर दो की लेंथ जो थी वो सेम थी, एक की लेंथ जो थी अलग थी। एक था जो 90 डिग्री का था, दूसरा था जो कि दो बार 90 डिग्री मिला करके बन रहा था, एक था जो 90 डिग्री से कम था। ऐसे कुछ उन्होंने क्या किए, थोड़े बहुत अपनी अपनी तरफ से एनालिसिस निकाल करके प्रॉब्लम सॉल्व की कि हाँ इतने इतने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अपने हिसाब से किसी ने 3 बताया, किसी ने 4 बताया, इस तरीके से बताया। अब टीचर ने उसी को आधार पे मतलब बच्चे से प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। अब बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आया है। अब टीचर क्लास में बता देगी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल के बेसिस पे कौन से होते हैं और लेंथ के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, बच्चे को खुद वो प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चा खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, फिर एग्जैक्ट थ्योरी या प्रिंसिपल क्या है टीचर उनको बताता है। ठीक है, मीनिंग मेकिंग ये लास्ट तरीका है। इस तरीके से भी बच्चा सीखता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए टीचर को बारिश के बारे में पढ़ाना है कि बारिश से क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहले वो टीचर से क्वेश्चन करेगी कि बारिश के बारे में सबसे पहला जो सेंटेंस है, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है। तो कोई बच्चा कहेगा बारिश बहुत गंदी होती है क्योंकि उससे बहुत कीचड़ हो जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि जब बारिश होती है तो सब कुछ बहुत हरा भरा हो जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे जब बारिश होती है उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से सब अपने हिसाब से बारिश के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो इससे रेनी सीजन में क्या क्या चीजें होती हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे को बताई जा सकती है। तो बच्चे ने क्या किया, खुद से उनका अर्थ निकाला और अब इस तरीके से बच्चा सीख गया या फिर सीखेगा। तो मीनिंग मेकिंग एक तरीका है जिससे कि बच्चा सीखता है। तो ये सारे इतने तरीके हैं जिससे कि बच्चे सीखते हैं या फिर इन चीजों के द्वारा इन सब मेथड्स का यूज करके बच्चे को हम चीजों को सिखा सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल चीजें हों या फिर इनफॉर्मल चीजें हों। और ये सारे फैक्टर्स थे। तो लर्निंग के बारे में आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब धीरे 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 करके हम सारी जितनी हमारी थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे। बाकी इसमें हमको बिहेवियरिज्म पढ़ना है, व्यवहारवाद पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है, रचनावाद पढ़ना है और कॉग्निटिविज्म पढ़ना है। बिहेवियरिज्म में क्या होता है, जब उनके व्यवहार में परिवर्तन करके बच्चे को सिखाया जाता है, कंडीशनिंग करा करा करके बच्चे को सिखाई जाती है, तब वो व्यवहारवाद होता है। जब बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जाता है तब वो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। और जब बच्चे को मेंटल चीजें करवा के मतलब कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया या फिर उनको हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने के लिए दे दिया या फिर उनको ऐसे क्वेश्चंस बना करके दे दिए सॉल्व करने के लिए या फिर दिमाग मतलब मेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो जब मेंटली उनके अंदर ऐसे करवा करके सिखाया जाता है तब उसको कॉग्निटिविज्म कहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके की जो थ्योरी है वो आपके इसमें यूनिट में आएगी और इससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट के और जो जो इम्पोर्टेंट है हम उस सबको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।